वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से हिंदी आलोचना का विकास इस सेक्शन को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास हमने प्रारंभ किया था। इसमें हमने निबंध साहित्य का विकास इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम हिंदी आलोचना का विकास इसके अंतिम पड़ाव की ओर हैं। यानी हमने पिछली वीडियो में नया भावबोध नई समीक्षा इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। नया भावबोध नई समीक्षा इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के नए समीक्षक इस सेक्शन को प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें 60 से 70 रचनाकार या समीक्षक हैं जिनकी रचनाओं के विषय में हमें जानना है। तो इन सभी रचनाकारों से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। इसके बाद जो हमारा आलोचना वाला खंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी 2 से 3 वीडियोस जो हैं वो लगातार इसी सेक्शन से आने वाले हैं, यानी हिंदी के नए समीक्षकों से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, यानी हिंदी के नए समीक्षक से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। हिंदी के नए समीक्षक इस सेक्शन को आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। इन समीक्षकों में पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से रचनाकार जो विषय सूची में जो रचनाकार थे उनको हम क्रमवार देख लेते हैं। ठीक है, इन समीक्षकों में अज्ञेय डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर बच्चन सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर भवदेव पांडे, रामदरस मिश्र, विजयदेव नारायण शाही, जगदीश गुप्त, राजेंद्र यादव, डॉक्टर प्रेम शंकर, मुद्रा राक्षस, चंद्रकांत बांदीडेकर, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर नवल किशोर मलियज, परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर विजय मोहन सिंह, डॉक्टर रमेश दुबे हैं शायद, ये 1 मिनट मैं देख लेती हूँ। ठीक है, वो रमेश दवे ही हैं। ठीक है, तो रमेश दवे हो गए। दूधनाथ सिंह, राम निहाल गुंजन, डॉक्टर मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर, रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर हरदयाल, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, गोपाल राय मलियज, 1 सेकेंड। ठीक है, मलियज, डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय, डॉक्टर नित्यानंद तिवारी, मोहन कृष्ण बोहरा, डॉक्टर पुष्पाल सिंह, डॉक्टर चौथीराम यादव, डॉक्टर चंचल चौहान, अशोक वाजपेयी, डॉक्टर कृष्णदत्त शर्मा, डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल, नंद किशोर आचार्य, सुधीश पचौरी, गिरधर राठी, डॉक्टर वीर भारत तलवार, डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ, डॉक्टर सुवास कुमार, डॉक्टर साधना अग्रवाल, सत्यदेव त्रिपाठी, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, कर्मेंदु शिशिर, डॉक्टर कृष्णचंद लाल, डॉक्टर तरसेम गुजराल, डॉक्टर इंदिवर, डॉक्टर शंभुगुप्त, डॉक्टर वीरेंद्र मोहन, डॉक्टर श्री भगवान सिंह, डॉक्टर अजय तिवारी, डॉक्टर गोपेश्वर सिंह, डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, डॉक्टर सूरज पालीवाल, डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल, डॉक्टर अपूर्वानंद, डॉक्टर अरुण होता, डॉक्टर ज्योतिष जोशी, डॉक्टर राम विनय शर्मा, डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय, डॉक्टर कमलानंद झा, डॉक्टर विनोद तिवारी, डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी, डॉक्टर दीपक प्रकाश त्यागी, डॉक्टर वैभव सिंह, डॉक्टर राहुल सिंह आदि जो नए समीक्षकों के रूप में इस पुस्तक में शामिल हैं। इन सभी समीक्षकों से संबंधित रचनाओं को हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनसे संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वो पैसेज रीड कर देती हूँ जिसमें हिंदी नए समीक्षक के विषय में प्रस्तावना के रूप में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। ठीक है, इस जानकारी को मैंने प्रश्न के माध्यम से भी यहाँ शामिल किया है। फिलहाल हम पहले इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप फिर MCQs देखिएगा। ठीक है, यहाँ नए समीक्षक विशेषण का यह अर्थ नहीं है कि इनके अतिरिक्त अन्य समीक्षक पुराने समीक्षक हैं। नए समीक्षकों से तात्पर्य उन समीक्षकों से हैं जो आधुनिक भावबोध को केंद्र में रखकर समीक्षा कर्म में प्रवृत्त हुए हैं, जो मार्क्सवादी विचारधारा या रोमांटिक जीवन दृष्टि से अलग आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति की प्रामाणिकता
और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग टटोल रहे हैं तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर बल दे रहे हैं। इन समीक्षकों में ये रचनाकार या ये समीक्षक शामिल हैं। ठीक है, तो इतनी सी ही जानकारी थी। यानी ये जो समीक्षक हैं, नए समीक्षक, इसका अर्थ यह नहीं है कि जो पुराने समीक्षक हैं वो पुराने हो गए हैं। ठीक है, नए समीक्षक का कहने का अर्थ है कि आधुनिक भावबोध को केंद्र में रखकर इन समीक्षकों ने अपनी समीक्षा या मूल्यांकन प्रस्तुत किया है किसी भी कृति के संदर्भ में। साथ ही अगर हम बात करें तो आज के परिवेश में जो भी विसंगतियाँ मौजूद है उसके विषय में इन्होंने खुलकर बात की है और उसे स्पष्ट किया है। अनुभूति की प्रामाणिकता को स्पष्ट किया है, यानी जो कुछ उन्होंने अनुभव किया है उस आधार पर ही अपने समीक्षा कर्म में या फिर मूल्यांकन में वो चीज़ भी दिखाई देती है, यानी उनकी अनुभूति की प्रामाणिकता भी उसमें दिखाई देती है। भाषिक सर्जना पर भी उन्होंने बल दिया है। ठीक है, तो इस रूप में नए समीक्षकों का योगदान रहा है। ठीक है, संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नए समीक्षक किस प्रकार के समीक्षक होते हैं? ऑप्शन ए पुराने समीक्षक, ऑप्शन बी आधुनिक भावबोध को केंद्र में रखने वाले समीक्षक, ऑप्शन सी केवल मार्क्सवादी समीक्षक, ऑप्शन डी केवल भाषा विश्लेषक। तो अभी हमने पैसेज पढ़ा, उसमें आधुनिक भावबोध को केंद्र में रखने वाले समीक्षक क्या हैं? नए समीक्षक हैं। अगला प्रश्न है, नए समीक्षक कौन सी विचारधारा या भावनाएं प्रकट करते हैं? ऑप्शन ए निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऑप्शन बी केवल सामाजिक सुधार, ऑप्शन सी केवल आर्थिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी धार्मिक विचार। तो सही उत्तर क्या होगा? नए समीक्षक कौन सी विचारधारा या भावनाएं प्रकट करते हैं? निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन या फिर संत्रास की जो स्थिति है उसको स्पष्ट करते हैं या उसको प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, नए समीक्षक किस मार्ग को टटोलते हैं? ऑप्शन ए धार्मिक मुक्ति, ऑप्शन बी मानव मुक्ति, ऑप्शन सी आर्थिक मुक्ति, ऑप्शन डी राजनीतिक सुधार। तो नए समीक्षक किस मार्ग को टटोलते हैं? सही उत्तर होगा मानव मुक्ति का मार्ग टटोलते हैं। अगला प्रश्न है, नए समीक्षक रचना को किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन ए केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में, ऑप्शन बी भाषिक सर्जना के रूप में, ऑप्शन सी केवल सामाजिक दस्तावेज के रूप में, ऑप्शन डी केवल ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में। तो नए समीक्षक रचना को किस रूप में देखते हैं? भाषिक सर्जना के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नए समीक्षक नहीं है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, ऑप्शन सी राम निहाल गुंजन, ऑप्शन डी केवल पुरातन लेखन। सही उत्तर होगा डी केवल पुरातन लेखक ही नए समीक्षक नहीं हैं। अगला प्रश्न है, नए समीक्षक किन दबाव से मानवीय संवेदना बचाना चाहते हैं? ऑप्शन ए सामाजिक दबाव से, ऑप्शन बी यांत्रिकता के दबाव से, ऑप्शन सी धार्मिक दबाव से, ऑप्शन डी राजनीतिक दबाव से। सही उत्तर होगा यांत्रिकता के दबाव से मानवीय संवेदना बचाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, नए समीक्षक किसके विश्लेषण पर बल देते हैं? ऑप्शन ए पारंपरिक भाषा, ऑप्शन बी काव्य भाषा के विश्लेषण पर, ऑप्शन सी केवल बोलचाल की भाषा पर, ऑप्शन डी वाणिज्यिक भाषा पर बल देते हैं। तो नए समीक्षक किसके विश्लेषण पर अत्यधिक बल देते हैं? सही उत्तर होगा बी काव्य भाषा के विश्लेषण पर अधिक बल देते हैं। अगला प्रश्न है, नए समीक्षक किस प्रकार के जीवन दृष्टि से अलग हैं? ऑप्शन ए अस्मिता के जीवन दृष्टि से अलग हैं, ऑप्शन बी पुरानी जीवन दृष्टि से मिलते जुलते हैं, ऑप्शन सी केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अलग हैं, ऑप्शन डी केवल सामाजिक दृष्टिकोण से अलग हैं। तो नए समीक्षक किस प्रकार के जीवन दृष्टि से अलग है? सही उत्तर होगा ए अस्मिता के जीवन दृष्टि से वो अलग हैं। अगला प्रश्न है, नए समीक्षक किन चरित्र विशेषताओं को स्वीकारते हैं? ऑप्शन ए प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता, ऑप्शन बी केवल मानसिक समानता, ऑप्शन सी केवल सामाजिक समानता, ऑप्शन डी केवल आर्थिक समानता। तो नए समीक्षक किन चारित्रिक विशेषताओं को स्वीकारते हैं? अनुभव की प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता। दोनों ही तत्व नए समीक्षक के लिए अनिवार्य हैं। अगला प्रश्न है, नए समीक्षकों का समानता बिंदु क्या है? ऑप्शन ए आधुनिक भावबोध को स्वीकारना, ऑप्शन बी केवल आर्थिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी केवल धार्मिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी यांत्रिकता को बढ़ावा देना। तो सही उत्तर क्या होगा? आधुनिक भावबोध को स्वीकारना। यही समान जो बिंदु है वो हमें प्रत्येक समीक्षक जो नए समीक्षक हैं उनमें दिखाई देती है। सबसे पहले जो नए समीक्षक
के अंतर्गत जिनका नाम लिया गया था वो हैं अज्ञेय। अज्ञेय की अगर हम बात करें तो अज्ञेय का जो जीवन काल है वो 1911 इनका जन्म वर्ष है और मृत्यु वर्ष 1987 है। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है, अज्ञेय के साहित्य चिंतन का केंद्र क्या है? ऑप्शन ए तकनीकी विकास, ऑप्शन बी विज्ञान के विकास के समानांतर मानव संवेदना का विकास, ऑप्शन सी राजनीतिक विचार, ऑप्शन डी आर्थिक सिद्धांत। ऊपर जो हमने क्रमवार जो नए समीक्षकों को देखा है तो कुल 70 से 75 रचनाकार या समीक्षक हैं इसमें शामिल। इन 70 से 75 रचनाकारों की जो रचनाएं हैं, जो आलोचनात्मक कृतियां हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को हम एक एक कर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो नाम है वो अज्ञेय का है। संबंधित प्रश्न, अज्ञेय के साहित्य चिंतन का केंद्र क्या है? उत्तर करेंगे आप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, विज्ञान के विकास के समानांतर मानव संवेदना का विकास। तो अज्ञेय के साहित्य चिंतन के केंद्र में यही रहा है कि विज्ञान का जिस जिस रूप में विकास हो रहा है उसी तरह मानव संवेदना का भी विकास होता जाए। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के अनुसार आधुनिक साहित्यकार की क्या समस्या है? ऑप्शन ए आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन बी संवेदना में द्विविभाजन, ऑप्शन सी पारंपरिक शैली का त्याग, ऑप्शन डी केवल आलोचना की कमी। तो अज्ञेय के अनुसार आधुनिक साहित्यकार की समस्या है बी, संवेदना में द्विविभाजन। ठीक है, संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अज्ञेय कहते हैं आधुनिक साहित्यकार के लिए इस परिस्थिति को अनदेखा करना असंभव है, लेकिन देखकर स्वीकार कर लेना भी असंभव है। जितना ही वह दिखती है उतना ही उसे भेद कर भीतर गहराई में बैठना और आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार संवेदना में द्विभाजन हो जाता है। एक तो संवेदना नई, उस पर इस प्रकार द्विभाजित। यह बात आधुनिक साहित्यकार की समस्या को और पाठक से उसकी दूरी को एक नया आयाम दे देती है। पुनः हम देख लेते हैं इस कथन को। अज्ञेय कहते हैं आधुनिक साहित्यकार के लिए इस परिस्थिति को अनदेखा करना असंभव है, यानी ये जो यांत्रिकता का जो दबाव हम पर पड़ रहा है, जिसके कारण हमारी संवेदना का ह्रास होता जा रहा है, या मानवीय या मानवता के जो गुण हैं उसमें हमको उसमें कमी दिखाई दे रही है, तो इस परिस्थिति को अनदेखा करना असंभव है, लेकिन देखकर स्वीकार कर लेना भी असंभव है। जितना ही वह दिखती है उतना ही उसे भेद कर भीतर गहराई में बैठना और आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार संवेदना में द्विभाजन हो जाता है। एक तो संवेदना नहीं, उस पर इस प्रकार द्विभाजित। यह बात आधुनिक साहित्यकार की समस्या को और पाठक से उसकी दूरी को एक नया आयाम दे देती है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने मनोविज्ञान के आधुनिक शोधों के बारे में क्या कहा है? प्रश्न है, अज्ञेय ने मनोविज्ञान के आधुनिक शोधों के बारे में क्या कहा है? ऑप्शन है मनोविज्ञान समाज को बदलने की प्रेरणा देता है, ऑप्शन बी मन भी एक यंत्र है और नैतिक बोध यंत्र शासित कल्पना है, ऑप्शन सी मनोविज्ञान का कोई महत्व नहीं है, ऑप्शन डी मनोविज्ञान ने मनुष्य को अन्य जीवों से अलग साबित किया है। सही उत्तर होगा बी, अज्ञेय ने मनोविज्ञान के आधुनिक शोधों के बारे में क्या कहा है कि मन भी एक यंत्र है और नैतिक बोध यंत्र शासित कल्पना है। मन क्या है? एक यंत्र है। नैतिक बोध क्या है? ये यंत्र शासित कल्पना है। तो मनोविज्ञान के विषय में अज्ञेय की यह राय है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने कौन से विषयों पर विचार किया है? ऑप्शन ए केवल काव्य की तकनीक, ऑप्शन बी मानववाद, संवेदना, परंपरा और आधुनिकता, मृत्यु का संत्रास और जिजीविषा, ऑप्शन सी केवल राजनीति और समाजशास्त्र, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र और राजनीति। तो सही उत्तर क्या होगा? मानववाद पर विचार किया है, संवेदना पर विचार किया है, परंपरा और आधुनिकता पर विचार किया है, मृत्यु का संत्रास और जिजीविषा से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर विचार किया है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के विचार साहित्य के किस पहलू को समझने में मदद करते हैं? ऑप्शन ए केवल कथा साहित्य, ऑप्शन बी आधुनिक साहित्य बोध, ऑप्शन सी केवल प्राचीन साहित्य, ऑप्शन डी मसालेदार कहानियाँ। अज्ञेय के विचार साहित्य के किस पहलू को समझने में मदद करते हैं? आधुनिक साहित्य बोध को समझने में मदद करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञेय का निबंध संग्रह नहीं है? ऑप्शन ए त्रिशंकु, ऑप्शन बी आत्मनेपद, ऑप्शन सी आलवाल, ऑप्शन डी गोदान। तो गोदान इनका निबंध नहीं है। ठीक है, अज्ञेय से संबंधित जो रचनाएं हैं यानी उनके जितने भी निबंध संग्रह हैं, जो आलोचनात्मक कृतियां हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं पुनः। ठीक है, हम सभी रचनाकारों के जो रचनाएं हैं उनको एक एक कर
बाद में प्रश्न के बाद देखेंगे, या फिर प्रश्न के बीच में भी हम सभी रचनाओं को एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो अज्ञेय की जो पहली रचना है वह त्रिशंकु है या निबंध संग्रह के रूप में है। इसका प्रकाशन वर्ष 1945 है। आत्मनेपद प्रकाशन वर्ष 1960, भवंती प्रकाशन वर्ष 1972, अंतरा प्रकाशन वर्ष 1975, आलवाल प्रकाशन वर्ष 1977, अद्यतन प्रकाशन वर्ष 1977। अगला है युग संधियों पर प्रकाशन वर्ष 1982, धार और किनारे प्रकाशन वर्ष 1982 आदि निबंध संग्रहों में बिखरा हुआ है, यानी इनकी जो आलोचनात्मक कृतियां हैं या जो इनका समीक्षात्मक लेख है वो इन निबंध संग्रहों में बिखरा हुआ है। अगला जो तथ्य है वह भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य और उसके संशोधित संस्करण आधुनिक हिंदी साहित्य 1976 में। दो रचना है, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, इसका संशोधित संस्करण है आधुनिक हिंदी साहित्य। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1976 है। इसमें अज्ञेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर व्यवस्थित विचार व्यक्त किए हैं। उनके विचारों ने अनेक परवर्ती समीक्षकों को इस दिशा में सोचने के बाध्य किया है। विशेष रूप से तथ्य और सत्य तथा अनुभव की अद्वितीयता के संबंध में उनके विचारों ने काव्य की स्वायत्तता पर बल देने वाले समीक्षकों को प्रेरणा और शक्ति प्रदान की है। तो एक तो यह कथन महत्वपूर्ण हो जाएगा, दूसरा इसमें जो वर्णित तथ्य हैं वो महत्वपूर्ण है, साथ ही हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य का संस्करण कौन सा है यह भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य अगर पूछा जाए किसकी रचना है तो उत्तर में होगा अज्ञेय। या फिर अगर प्रश्न पूछा जाए आधुनिक हिंदी साहित्य किसकी कृति है तो भी उत्तर होगा अज्ञेय। या ये पूछा जाए आधुनिक हिंदी साहित्य किसका संस्करण है, किस पुस्तक का संस्करण है, तो आपको उत्तर करना है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। अगला प्रश्न है अज्ञेय ने तथ्य और सत्य के विषय में क्या महत्व दिया है। ऑप्शन ए काव्य में उनकी स्वायत्तता और महत्व को रेखांकित किया है। ऑप्शन बी तथ्य और सत्य को अस्वीकार किया है। ऑप्शन सी केवल तथ्यों को महत्व दिया है। ऑप्शन डी केवल सत्य को महत्व दिया है। तो अभी हमने तथ्य के रूप में देखा था कि इन्होंने तथ्य और सत्य अनुभव की द्वितीयता के बारे में काव्य की स्वायत्तता पर बल देने वाले। ठीक है, तो तथ्य और सत्य के विषय में क्या महत्व है कि काव्य में उनकी स्वायत्तता और महत्व को रेखांकित किया है। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। ये भी नए समीक्षकों में शामिल है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का जीवन काल 1914 और 1984 है। ठीक है, 14 इनका जन्म वर्ष और 84 इनका मृत्यु वर्ष। अगला प्रश्न इससे संबंधित है। प्रश्न 1 है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के आलोचनात्मक कार्यों की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए आधुनिक भावबोध की दृष्टि से मूल्यांकित करना। ऑप्शन बी साहित्य को रूढ़ तथा जड़ होने से बचाना। ऑप्शन सी दोनों। ऑप्शन डी कोई नहीं। उत्तर होगा सी दोनों, यानी इंद्रनाथ मदान के आलोचनात्मक कार्यों की विशेषता क्या है कि ये आधुनिक भावबोध की दृष्टि से मूल्यांकित करते हैं। जो नए समीक्षक के सभी समीक्षकों में यह जो गुण है वो शामिल है या विशेषता यह शामिल है। दूसरा, साहित्य को रूढ़ और जड़ होने से बचा रहे हैं कौन, इंद्रनाथ मदान। तो ये दोनों विशेषताएं इनके आलोचनात्मक कार्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है इंद्रनाथ मदान के आलोचनात्मक कार्यों के नाम क्या हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद एक विवेचन। ऑप्शन बी जयशंकर चिंतन और कला। ठीक है, हाँ चिंतन और कला है। तीसरा तुलसीदास चिंतन और कला। और ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर क्या होगा, इंद्रनाथ मदान के आलोचनात्मक कार्यों में शामिल है सभी, यानी प्रेमचंद एक विवेचन, जयशंकर चिंतन और कला, तुलसीदास चिंतन और कला। ठीक है, अगला प्रश्न इनसे संबंधित देखने से पहले हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। ठीक है, इंद्रनाथ मदान की रचनाओं को देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा रचना है, हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। पहली रचना है इनका प्रेमचंद एक विवेचन। दूसरा है जयशंकर चिंतन और कला, प्रकाशन वर्ष 1956। तीसरा तुलसीदास चिंतन और कला, प्रकाशन वर्ष 1999। चौथा उपन्यासकार अश्क 1960। आलोचना और काव्य, प्रकाशन वर्ष 1960। आधुनिक हिंदी कविता का मूल्यांकन, प्रकाशन वर्ष 1962। आज का हिंदी उपन्यास, प्रकाशन वर्ष 1966। हिंदी कथा साहित्य, प्रकाशन वर्ष 1968। हिंदी कहानी अपनी ज़बानी 1968। आधुनिकता और हिंदी साहित्य,
1973। आधुनिकता और हिंदी आलोचना 1975। आधुनिकता और हिंदी उपन्यास 1980। तो ये कुल रचनाएं किनकी हैं? इंद्रनाथ मदान की रचनाएं हैं। एक और पुनः आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्रेमचंद एक विवेचन, जयशंकर चिंतन और कला, तुलसीदास चिंतन और कला, उपन्यासकार अश्क, आलोचना और काव्य, आधुनिक हिंदी कविता का मूल्यांकन, आज का हिंदी उपन्यास, हिंदी कथा साहित्य, हिंदी कहानी अपनी ज़बानी, आधुनिकता और हिंदी साहित्य, आधुनिकता और हिंदी आलोचना, आधुनिकता और हिंदी उपन्यास। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की आलोचना दृष्टि की विशेषता क्या है? कृति को आधुनिक भावबोध दृष्टि से मूल्यांकित करना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के आलोचनात्मक कार्यों का प्रभाव क्या है? पहला, पाठक को उसे ऊबने का अवसर नहीं मिलता है। ऑप्शन बी, कृति की पहचान को विकृत करने वाले वादों और वादों को तोड़ना। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? सी, यानी वह ऊबने से भी बचाते हैं, यानी ठीक है, उबाऊपन ना हो ऐसा प्रयास करते हैं वो अपने आलोचनात्मक मूल्यांकन में। दूसरी चीज़, कृति की पहचान को विकृत होने से बचाते हैं। तो दोनों ये महत्वपूर्ण कार्य इंद्रनाथ मदान के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, इंद्रनाथ मदान की आलोचना दृष्टि की मौलिकता क्या है? ऑप्शन ए, कृति को आधुनिक भावबोध की दृष्टि से मूल्यांकित करना। ऑप्शन बी, साहित्य को रूढ़ तथा जड़ होने से बचाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। ये हमने प्रश्न कर लिया था, ठीक है। अगले जो रचनाकार हैं वो हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ठीक है। इनका जीवन काल है 1915 से 1985। 1915 इनका जन्म वर्ष, मृत्यु वर्ष 1985। पहला प्रश्न है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के आलोचनात्मक कार्यों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना। ऑप्शन बी, हिंदी गद्य के विकास का अध्ययन करना। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। सही उत्तर होगा दोनों। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के आलोचनात्मक कार्यों की विशेषता क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना। दूसरा, हिंदी गद्य के विकास का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के आलोचनात्मक कार्यों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए, आधुनिक हिंदी साहित्य। ऑप्शन बी, फोर्ट विलियम कॉलेज। ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी, सभी। सही उत्तर क्या होगा? सभी, यानी आधुनिक हिंदी साहित्य भी इनके आलोचनात्मक कार्यों में है, फोर्ट विलियम कॉलेज भी है और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी है। इनकी रचनाओं को हम एक बार देख लेते हैं। पहली जो रचना है वह है आधुनिक हिंदी साहित्य, प्रकाशन वर्ष 1941। फोर्ट विलियम कॉलेज, प्रकाशन वर्ष 1947। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रकाशन वर्ष 1951। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1952। पश्चिमी आलोचना शास्त्र 1965। 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य नए संदर्भ 1966। हिंदी उपन्यास उपलब्धियां 1970। परिप्रेक्ष्य और प्रतिक्रियाएं 1972। द्वितीय महायुद्धोत्तर हिंदी साहित्य का इतिहास 1973। इन सभी रचनाओं के रचनाकार हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी संदर्भ कोश, कुछ रचनाएं और रह गए हैं। हिंदी संदर्भ कोश 1979। इतिहास और साहित्य इतिहास 1984। तो ये सभी रचनाएं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की ख्याति किस रूप में है? ऑप्शन ए, इतिहास आलोचक के रूप में, इतिहास लेखक के रूप में। ऑप्शन बी, आलोचक के रूप में। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो दोनों रूपों में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की ख्याति है, यानी इतिहास लेखक भी हैं और साथ ही आलोचक समीक्षक भी हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का योगदान किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए, हिंदी गद्य के विकास में। ऑप्शन बी, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? दोनों, यानी गद्य के विकास में भी इनका योगदान है और आधुनिक हिंदी के इतिहास में भी इनका योगदान है। अगले समीक्षक हैं डॉक्टर बचन सिंह। तो ये चौथे समीक्षक हैं। हमें कुल 70 से 75 रचनाकारों को पढ़ना है। चौथे समीक्षक के रूप में डॉक्टर बचन सिंह हैं। इनका जीवन काल है 1919 से 2008। 1919 इनका जन्म वर्ष, 2008 इनका मृत्यु वर्ष। संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर बचन सिंह के आलोचनात्मक कार्यों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, आलोचना के नए औजारों से टकराने में रुचि दिखाना। ऑप्शन बी, नए रचनाकारों की ताज़ी रचनाओं के विवेचन विश्लेषण में रुचि दिखाना। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं।
तो डॉक्टर बच्चन सिंह के आलोचनात्मक कार्यों की विशेषता क्या है? आलोचना के नए औजारों से टकराने में रुचि दिखाना। तो बच्चन सिंह की यह खासियत रही है। संबंधित तथ्य भी देख लेते हैं। आलोचना के नए औजारों से टकराने में रुचि दिखाना, उनकी उपयोगिता एवं औचित्य की छानबीन करने में अधिक रुचि दिखाई है। नए रचनाकारों की ताज़ी रचनाओं के विवेचन विश्लेषण में कम। यानी बच्चन सिंह की अगर हम बात करें तो रामचंद्र तिवारी ये लिख रहे हैं कि आलोचना के नए औजारों से टकराने में उन्होंने ज़्यादातर रुचि दिखाई है, उनकी उपयोगिता एवं औचित्य की छानबीन करने में अधिक रुचि दिखाई है। नई रचनाओं की ताज़ी रचनाओं के विवेचन और विश्लेषण में उन्होंने कम रुचि दिखाई है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह के आलोचनात्मक कार्यों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए हिंदी नाटक, ऑप्शन बी रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, ऑप्शन सी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर होगा सभी। हिंदी नाटक भी डॉक्टर बच्चन सिंह के आलोचनात्मक कार्यों में शामिल है। रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना भी इसमें शामिल है और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी इसमें शामिल है। संबंधित रचनाओं को देख लेते हैं। पहली जो रचना डॉक्टर बच्चन सिंह की है वह है हिंदी नाटक, प्रकाशन वर्ष 1954। दूसरी जो रचना इनकी है रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना 1956, बिहारी का मूल्यांकन 1957, समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती 1968, आलोचक और आलोचना 1970, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1978, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द 1983, साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद 1984, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन 1987, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए 1989, कथाकार जैनेन्द्र 1993, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, उपन्यास का काव्यशास्त्र 2008। अगर हम देखें तो इसमें कुछ जो पुस्तकें हैं जिसके विषय में अक्सर पूछा ही जाता है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, और एक और रचना थी आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द। ठीक है, हो सकता है आपने अन्य कृतियों को भी देखा हो। मेरे हिसाब से जिन कृतियों के विषय में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते थे वो यही थे। ठीक है, बाकी महत्वपूर्ण सारे हैं, आपको सभी के प्रकाशन वर्ष भी याद रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह की आलोचना दृष्टि की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए तुलना और समग्रता, ऑप्शन बी नव्यता और ताजगी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बच्चन सिंह की आलोचना दृष्टि की विशेषता, सही उत्तर होगा तुलना और समग्रता। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह को किस प्रकार का आलोचक माना जाता है? ऑप्शन ए इतिहास धर्म आलोचक, ऑप्शन बी नए रचनाकारों का आलोचक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा इतिहास धर्म आलोचक, यानी कि आलोचक के रूप में तो उनकी ख्याति है ही, एक इतिहास लेखक के रूप में भी उनकी ख्याति रही है। अगले रचनाकार हैं, पांचवें रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर। ये भी नए समीक्षकों में शामिल हैं। इनका जीवन काल 1919 से 1994 है। ठीक है, जन्म वर्ष है 1919 और मृत्यु वर्ष है 1994। संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। गिरजा कुमार माथुर का काव्य चिंतन किस संदर्भ में विकसित और पुष्ट हुआ है? ऑप्शन ए नई कविता, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी आधुनिकता, ऑप्शन डी सभी। गिरजा कुमार माथुर का काव्य चिंतन किस संदर्भ में विकसित और पुष्ट हुआ है? नई कविता के संदर्भ में गिरजा कुमार माथुर की कविता जो है वो विकसित और प्रस्फुटित हुई है। हमने नया भावबोध और नई समीक्षा के अंतर्गत मंजीर काव्य को पढ़ा था। ठीक है, आपको याद होगा, ना याद हो तो दोबारा आप उस वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित है? ऑप्शन ए नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, ऑप्शन बी नई कविता का विकास, ऑप्शन सी आधुनिक कविता, ऑप्शन डी सभी। गिरजा कुमार माथुर के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित है? सही उत्तर होगा नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1966।
अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर ने टेक्निक के अंतर्गत किन विषयों पर विचार किया है? ऑप्शन ए भाषा और व्यंजना, ऑप्शन बी छंद और ध्वनि विधान, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा दोनों, यानी गिरजा कुमार माथुर ने टेक्निक के अंतर्गत दोनों की बात की है, यानी भाषा और व्यंजना पर भी बात की है और छंद एवं ध्वनि विज्ञान पर भी बात की है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपने तार सप्तक के अपने वक्तव्य में कहा था, विषय की मौलिकता का पक्षपाती होते हुए भी मेरा विश्वास है कि टेक्निक के अभाव में कविता अधूरी रह जाती है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि यह कथन किस पुस्तक में या किस पुस्तक में यह वक्तव्य दिया गया है, तो उत्तर क्या होगा? तार सप्तक में। दूसरा, अगर प्रश्न पूछा जाए कि यह कथन किसका है, तो गिरजा कुमार माथुर का कथन है। और अगर हम देखें दूसरा तथ्य इससे संबंधित, टेक्निक के अंतर्गत आपने भाषा और व्यंजना तथा छंद एवं ध्वनि विधान पर बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया था। बाद को आपने नई कविता के बोध पक्ष पर भी विचार किए हैं। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर का नूतन काव्यधारा के विकास को कैसे देखते हैं? गिरजा कुमार माथुर नूतन काव्यधारा के विकास को कैसे देखते हैं? ऑप्शन ए प्रयोगवाद और नई कविता में विभक्त करके, ऑप्शन बी आधुनिकता की प्रक्रिया के प्रथम और द्वितीय उन्मेष के रूप में, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? गिरजा कुमार माथुर नूतन काव्यधारा के विकास को देखते हैं आधुनिकता की प्रक्रिया के प्रथम और द्वितीय उन्मेष के रूप में। नूतन काव्यधारा किस रूप में है? आधुनिकता की प्रक्रिया के प्रथम और द्वितीय उन्मेष के रूप में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नूतन काव्यधारा के विकास को प्रयोगवाद और नई कविता में विभक्त करके नहीं देखना चाहते। आपकी दृष्टि में इस विकास को आधुनिकता की प्रक्रिया के प्रथम यानी 1949 से 52 और द्वितीय 1953 से अब तक 1966 तक उन्मेष के रूप में देखना चाहिए। हमने इस प्रश्न को भी नया भावबोध नई समीक्षा के अंतर्गत किया था। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आ ही गया आपके समक्ष। गिरजा कुमार माथुर नूतन काव्यबोध को किन चीज़ों से बचाना चाहते थे? ऑप्शन ए चेष्टापूर्ण जटिल अनुभूतियों के आरोप से, ऑप्शन बी निरीह याचना और सद्दुकरी करुणा से, तीसरा है बौद्धिकता के छूछे प्रयास से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि इन तीनों से वो नूतन काव्यबोध को बचाना चाहते थे। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। श्री माथुर यानी गिरजा कुमार माथुर नूतन काव्यबोध को चेष्टापूर्ण जटिल अनुभूतियों के आरोप, निरीह याचना, सद्दुकरी करुणा, दार्शनिक पौराणिक प्रतीकों द्वारा गरिमाभास, बौद्धिकता के छूछे प्रयास, सुक्ति और वक्तव्य तथा जैन बुद्धिज्म आदि दूरस्थ दर्शनों की पुट द्वारा लाए गए नव अध्यात्मवाद, नए अनुभवों के नाम पर फूहड़, अश्लील, विभत्स, अशिष्ट, कुरुचिपूर्ण और नंगे विवरणों तथा नवीनता के नाम पर अपने परिवेश से कटकर काफ्का और कामू के अंध अनुकरणों से बचाकर वास्तविकता के अनावृत साक्षात्कार से जोड़ना चाहते थे। तो ये जो प्रयास है वह गिरजा कुमार माथुर का प्रयास है नूतन काव्यधारा को लेकर। अगले जो समीक्षक हैं डॉक्टर रघुवंश है। इनसे संबंधित प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कुल 70 से 75 समीक्षक हैं जिन्हें हमें इस वीडियो में कंप्लीट करना है इस सेक्शन में, यानी हिंदी के नए समीक्षकों में 70 से 75 समीक्षक हैं। उनकी रचनाओं को प्रश्नों के माध्यम से हम देखेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।